योजना की अगर जब अपन बात करता हूं मैं, तो इसमें दो चीजें हैं। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का क्या होता है? विभाजन होता है। माउंटबेटन योजना के तहत क्या होता है? भारत का विभाजन। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन था, ये भारत का क्या बनकर आया है? गवर्नर जनरल बन के आया है। क्या बन के आया है? अब ध्यान रखना, गवर्नर जनरल तो कौन है? माउंटबेटन है। लेकिन इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य जो थे वो कितने थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? 3 बताओ। 3 सदस्य की अगर मैं बात करूं तो 3 सदस्यों के नाम थे, ध्यान रखना। एक कौन सा? अवेल। एक कौन सा है? माई विली। और एक कौन सा है आपका? इसमें समझना मेरी बात को। इस माउंटबेटन योजना ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा है? रिपोर्ट में क्या कहा है, समझ गए? अब रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली जो बात कही है, क्या कहा है? कि भारत का क्या होगा? भारत का विभाजन होगा। भारत का क्या होगा? विभाजन। मैं आपके सामने 2 बातें लिखवा रहा हूं। नंबर 1 बात कौन सी? कि भारत के अंदर संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत होता है? तो कैबिनेट मिशन के तहत होता है। लेकिन भारत का विभाजन जो होता है वह किस योजना के तहत होता है? माउंटबेटन योजना के तहत होता है। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत के विभाजन के अंदर बहुत सारे पक्ष अलग अलग हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर बात कही। क्या कहा? महात्मा गांधी की एक ही जिद स्पष्ट। महात्मा गांधी ने क्या कहा? कि भारत का विभाजन मेरे मरे हुए शरीर पर होगा। समझ गए? क्या कहा उसने? कि भारत का विभाजन, हिंदुस्तान का जो विभाजन है वो मेरे मरे हुए शरीर पर होगा। आधा किसको दे दो? पाकिस्तान को। आधा किसको दे दो? लेकिन व्यक्ति का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? कि रोज रोज के सिर दर्द से अच्छा है कि क्या करवा दो? सिर को अलग करवा दो। क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? लगातार भारत को, भारत के लोगों को परेशान कर रही थी, कांग्रेस को परेशान कर रही थी। क्योंकि मुस्लिम लीग के जो व्यक्ति थे जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, वो लगातार क्या कर रहे थे? भारत के लोगों को परेशान कर रहे थे। वो एक ही मांग कर रहे थे, क्या होना चाहिए? भारत का विभाजन, यानी कि मुसलमानों के लिए क्या बनना चाहिए? पाकिस्तान बनना चाहिए। समझ गए? अब क्या होता है कि जब ये इस प्रकार की कहानी आती है और माउंटबेटन योजना ने सबसे पहली रिपोर्ट के अंदर अपनी बात कह दी, क्या कि भारत का क्या होगा? विभाजन होगा। विभाजन होगा। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था, ध्यान रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि अगर कांग्रेस ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया, अगर कांग्रेस ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया, तो इतिहास उसे कभी भी माफ नहीं करेगी। किसने कहा था ये? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इसी प्रकार से एक व्यक्ति का नाम था जिसका नाम था खान अब्दुल गफार खान, जिसे क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। उसने कहा था कि जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार पठानों के लिए क्या बना दिया जाए? पाकिस्तानिस्तान बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि रोज रोज के सिरदर्द से अच्छा है कि सिर को क्या करवा दो? अलग करवा दो। और फिर महात्मा गांधी ने क्या? क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा भारत के विभाजन के विरोध में थे। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने यह कहा कि भारत का विभाजन मेरे मृत देह शरीर पर होगा, मेरे मरे हुए शरीर पर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर भारत का वर्तमान में विभाजन नहीं हुआ, सरदार पटेल ने क्या कहा? कि अगर भारत का अभी आज के दिन विभाजन नहीं हुआ तो आने वाले भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक पाकिस्तान होगा। समझ गए बात को? किसने कहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वास्तव में उसकी सही बात थी। तब जाके फिर क्या होता है कि माउंटबेटन योजना आती है और माउंटबेटन योजना ने अपना पूरा प्रारूप तैयार किया। 3 जून 1947 को भारत आते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं और रिपोर्ट में पहला ही शब्द क्या लिखा? कि भारत का विभाजन होगा। समझ गए बात को? भारत का क्या होगा? विभाजन होगा। दूसरी बात क्या लिखी उसने? दूसरी बात उसने लिखी कि भारत का विभाजन होगा, ठीक है, पहली बात। लेकिन दूसरी बात यह लिखी कि भारत व पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। क्या होंगे?
भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। तीसरी बात क्या लिखी इसने, तीसरी बात की अगर बात करें तो तीसरी बात इसने लिखी कि भारत के विभाजन के लिए, भारत के विभाजन के लिए किसको नियुक्त किया था इन्होंने, वीपी मेनन को। किसको, वीपी मेनन को। यानी कि भारत के विभाजन के लिए किसको नियुक्त कर दिया, वीपी मेनन को। और ध्यान रखना इसने यह भी कहा अपने चौथी रिपोर्ट में माउंटबेटन योजना ने कि भारत की जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा यानी कि बाउंड्री के निर्धारण के लिए इन्होंने एक सीमा आयोग का गठन किया। किसका, सीमा आयोग का। लेकिन इस सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, सर सिरिल रेडक्लिफ होंगे। क्या होंगे, सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, दूसरी बात समझा रहा हूं, भारत का विभाजन होगा, माउंटबेटन ने कहा। उसके बाद में क्या कहा कि भारत व पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, दो चीज। तीसरी बात इसने लिखी कि भारत के विभाजन के लिए किसको नियुक्त किया गया, वीपी मेनन को। उसके बाद में सीमा रेखा के निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, अभी जो सर सिरिल रेडक्लिफ है, इसके अंदर भी दो बात है। इस सीमा आयोग के अंदर दो सदस्य कांग्रेस पार्टी से होंगे और दो सदस्य कहां से होंगे, मुस्लिम लीग से। समझ गए बात को, दो सदस्य कांग्रेस पार्टी से और दो सदस्य मुस्लिम लीग से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो माउंटबेटन योजना की सबसे लास्ट एक सिफारिश थी, उसमें यह कहा कि जितने भी देशी रियासतें हैं, वो देशी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे वो भारत में मिल सकती है, और चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। समझ गए बात को। जब ये शर्त रखी तो इस शर्त के अंदर फिर एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस शर्त को खारिज करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, हम लोग क्या बनाएंगे, एक नई शर्त बनाएंगे। कि कौन सी, तो ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और सचिव था जिसका नाम था वीपी मेनन। इन दोनों ने 5 जुलाई 1947, कब, 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग की स्थापना की है। और उस रियासती विभाग में क्या लिखा गया है, उसमें यह लिखा गया कि जिस रियासत के पास में 1 करोड़ की वार्षिक आय है, कितनी, 1 करोड़ की वार्षिक आय और 10 लाख की अगर जनसंख्या है, वो रियासत ही क्या रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। बाकी सारी रियासतों को भारत के विलय पत्र पर क्या करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा। समझ गए बात को। दो बातें, सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत का विभाजन होता है माउंटबेटन योजना के अनुसार। ठीक है, भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है कैबिनेट मिशन के अनुसार। तो यह बात समझ में आ गई। एक चीज लिखो, इसके बाद में आगे की चर्चा करता हूं मैं। इसमें आपने कहां तक लिखा है, सिफारिशों में लिखो, सिफारिशें या रिपोर्ट जो भी है। नंबर 1 बात, नंबर 1 बात में लिखें, भारत का विभाजन होगा, भारत का विभाजन होगा। भारत का विभाजन होगा। नंबर दूसरी बात, अब ध्यान रखना, भारत का विभाजन कोई इतना आसान नहीं हुआ है। समझ रहे हो ना मेरे बात को। मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा कि भारत का विभाजन किस प्रकार से होता है, कितने लोगों की जानें गई हैं उसके अंदर। भारत के विभाजन के अंदर कहानी क्या थी कि कहानी यानी कि जैसे पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में भारत के साथ में ही था। ठीक है, अब भारत के विभाजन का जैसे ये निर्णय आता है, आने के बाद में कहानी क्या होती है, ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या भी इसी कारण से होती है, क्योंकि महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। क्योंकि उन्होंने तो कहा था, क्या कहा था, कि भारत का विभाजन मेरे मरे हुए शरीर पर होगा। समझ गए, यानी कि भारत के विभाजन से पहले मेरे शरीर का विभाजन कर देना, मैं जीते जी भारत का विभाजन नहीं देखना चाहता हूं। ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। अब भारत का विभाजन इतनी ये अपने कागजों में जितना लिखा गया आसान तरीके से, इतना आसान हुआ नहीं था।
बहुत सारे लोगों की जाने गई थी उसके अंदर। अगर अपन मैं बात करूं कहानी की, थोड़ी सी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, समझना मेरी बात को। जिस प्रकार से ये जो भारत का नक्शा है, एक अपन एक तरह से एक बार इसको देखने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये जो भारत था, अब क्या होता है कि इस साइड में पाकिस्तान है, ठीक है। अब इसको पूरी कंडीशन को देखना, ये भारत वर्तमान का भारत है, लेकिन अगर अपन इसको इस प्रकार से देखने की कोशिश करें जैसे ये वाली कहानी है, तो ध्यान रखना यहां जो पाकिस्तान है तो यहां पर कौन है भाई, यहां पर सारे के सारे कौन है, मुस्लिम लोग हैं। यहां पे कौन है, मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें इस साइड में कौन है, क्योंकि वर्तमान में इधर कौन है बताओ, बांग्लादेश है, तो इस साइड में भी कौन है बताओ, मुस्लिम लोग हैं। और बीच में कौन है, हिंदू लोग हैं। समझ रहे बात को, ध्यान रखना भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। और आज भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, हालांकि भारत का विभाजन किस आधार पर हो रखा है, धर्म के नाम पर हो रखा है। क्योंकि इस साइड में मुस्लिम थे तो कौन सा बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। इस साइड में मुस्लिम थे तो उसको भी क्या बना दिया, पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान वो कौन सा था, पूर्वी पाकिस्तान। समझ गए, बांग्लादेश तो बाद की बात है, बाद में पड़ा था उसका नाम, क्योंकि पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था 1971 1971 के अंदर, इंदिरा गांधी के समय के अंदर। समझ रहे हो, तो उस समय पहले दोनों पाकिस्तान था। तो इस साइड के अंदर क्या था, इधर थे, ध्यान रखना, अल्पसंख्यक हिंदू। यहां इस एरिया को क्या बोलते थे, अल्पसंख्यक हिंदू। और इस एरिया को भी क्या बोलते थे, अल्पसंख्यक हिंदू। लेकिन इस एरिया को क्या बोलते थे, अल्पसंख्यक मुस्लिम। समझ गए बात को, क्योंकि ये क्या है, अल्पसंख्यक मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि यहां केवल हिंदू है, कुछ मात्रा में हिंदू भी है। ऐसा थोड़ी है कि ठीक है सारे के सारे एक जगह मुस्लिम है, एक जगह मुस्लिम है, बीच में हिंदू है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जैसे सूरतगढ़ है, तो सूरतगढ़ में अगर मान लेते 80% हिंदू है तो 20% मुसलमान भी है। समझ गए बात को। अब क्या हुआ कि इस एरिया को कहते थे अपन अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग, ठीक है। अब अल्पसंख्यक का कहने का मतलब क्या हुआ कि कम मात्रा में क्या है, मुसलमान है, ज्यादा मात्रा में कौन है, हिंदू है। और इस साइड में क्या है, ज्यादा मात्रा मुसलमान है लेकिन कम मात्रा में हिंदू है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे हिंदू नहीं है, यहाँ पे भी हिंदू है। अब जब कहानी ये आती है, भारत के विभाजन की बात आती है सामने, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रकार से सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो गए थे। जब सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हुए तो ध्यान रखना, इन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने हिंदू पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इधर मुस्लिम लोगों ने किसके ऊपर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, हिंदुओं पर। ये कहानी जब सामने आई तो हिंदुओं ने क्या कर दिया, मुसलमानों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। समझ गए बात को। इधर क्या कर दिया, मुसलमान लोग किसको अटैक कर रहे हैं, हिंदुओं को। इधर भी मुस्लिम लोग किसको अटैक कर रहे हैं, हिंदुओं को। और इधर क्या कर रहे हैं, हिंदू लोग किसको अटैक कर रहे हैं, मुसलमानों को। अब महात्मा गांधी एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है कि नहीं भी मारो नहीं, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, उसके सामने हिंसा नाम का शब्द कोई आता ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं पूरे देशवासियों से कि क्या नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। समझ गए। अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे कि ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के सहयोग कर रहे हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। ये मुस्लिम लोगों का सहयोग कर रहे हैं महात्मा गांधी, पाकिस्तान का सहयोग कर रहे हैं महात्मा गांधी, ठीक है। हालांकि महात्मा गांधी की ऐसी कोई मंशा थी नहीं। उनका मतलब यह था कि क्योंकि भारत की आज़ादी में जितना योगदान भारत का है, यानी कि भारत के हिंदुओं का है, उतना ही योगदान किसका है, भारत के मुस्लिम लोगों का भी है। यानी कि भारत के आज़ादी में ऐसा थोड़ी है कि कोई एक वर्ग ने आज़ादी दिलाई थी, उसके अंदर मुस्लिम लोग भी थे, उसके अंदर आपके हिंदू लोग भी थे, उसके अंदर आपके जैन सिख धर्म सारे लोग थे। तो महात्मा गांधी का एकदम स्पष्ट संदेश था कि भारत की आज़ादी किसी एक वर्ग की नहीं है, सभी वर्गों की भारत की आज़ादी है। इस भारत की आज़ादी में सभी लोगों ने क्या किया है, सहयोग किया है। इस वजह से मुस्लिम लोग जो है वो कोई दूसरे नहीं है, अपने ही तो लोग हैं। आज से पहले तो हम एक ही देश था, साथ में बैठकर बात करते थे, साथ में बैठकर खाना खाते थे। आज भारत का विभाजन हो रहा है तो पाकिस्तान के साथ में या मुस्लिम लोगों के साथ में इस प्रकार से ट्रीट नहीं किया जाए, यह संदेश था। इसी वजह से एक व्यक्ति था जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। कौन था, नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे कट्टर हिंदू था, ठीक है। उसके मन में उसकी भावना भड़क गई और ये व्यक्ति के मन में, ये दिमाग के अंदर ये बैठ गया कि ये ठीक है, नहीं ये तो व्यक्ति क्या है, मुसलमानों का सहयोग कर रहा है, पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है। इस वजह से क्या कर दिया उसने,
हत्या कर दी। दिल्ली के मैदान के अंदर थे, और महात्मा गांधी जब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो महात्मा गांधी ने दिल्ली के मैदान में जाकर अहिंसा का, वो जिसे बोलते हैं ना, जप करना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, हम तो मतलब मैं कुछ नहीं ध्यान दूंगा, मैं सिर्फ अपना जो काम कार्य है मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। उस समय सभी लोगों को उनसे मिलने के लिए छूट दे दी गई थी। ये सबसे बड़ी भूल थी उस समय की। जब मिलने आ रहे थे, सारे लोग मिलने आ रहे थे, देखने आ रहे थे, मिलने आ रहे थे, उस समय नाथूराम गोडसे भी आ गया और उसने क्या कर दी, गोली चला दी। समझ गए ना बात को? तो ये कहना गलत है कि महात्मा गांधी जो है वो किसका सहयोग कर रहे थे, पाकिस्तान का, क्योंकि वास्तविकता ये थी उस समय की स्थिति, आज की स्थिति अलग है। आज अपन लोग पाकिस्तान से एकदम नफरत करते हैं, करते नहीं करते? एकदम क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि अब वो अलग है, आज की जनरेशन अलग है, हमारी जनरेशन अलग है। लेकिन उस समय की जनरेशन जो थी वो पूरी पूरी साथ में थी। ऐसा नहीं क्या ठीक है अभी कोई मुसलमान अलग थे, कोई अलग नहीं थे। क्योंकि आजादी के अंदर जैसे मान लेते हैं कि ये जो अंग्रेज लोग थे, लोगों ने ही तो मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जो एक बड़ी खाई पैदा की थी। पहले लोग समझते नहीं थे, पहले हिंदू और मुस्लिमों के अंदर इतना बड़ा प्रेम था, आप सोच नहीं सकते थे। और ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा कारण, सबसे वीक ने जो पॉइंट था वो ये मिला कि इन लोगों को क्या कर दो, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग करवा दो, इन दोनों के मध्य क्या करा दो, एक प्रकार से लड़ाई करवाओ। क्योंकि जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर अपना अलग करवा देंगे तो क्या कर लेंगे, अपन आराम से कम 20 साल 50 साल और तक राज कर सकते हैं। तो उन लोगों ने एक नीति अपनाई जिसका नाम कौन सा था, फूट डालो राज करो। और फूट डालो राज करो के तहत क्या कर दिया, मुसलमानों को अलग, हिंदुओं को अलग। हिंदू के मन में मुसलमानों के प्रति एक प्रकार से गलत भावना, और हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति, इस प्रकार से एक प्रकार की पूरी पूरी संरचना तैयार कर दी। उसके बाद में ये जो वर्तमान की स्थिति बनी है वो उसके बाद में बनी है। आज की स्थिति अलग है, उस समय की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। समझना मेरी बात को? दोबारा लिखो, क्या लिख रहे थे आप लोग? भारत का विभाजन होगा, और भारत के विभाजन के बाद में लिखो, आपने लिखा था हाँ, भारत के विभाजन हेतु वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। भारत के विभाजन हेतु वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। भारत के विभाजन हेतु वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। भारत के विभाजन हेतु वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। ये लिखवाया नहीं क्या? भारत व पाकिस्तान, दूसरा लिखा नहीं था आपने? भारत व पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। कोई नहीं, 3 नंबर पे लिख लो, कोई समस्या नहीं है। आपने 2 नंबर पे ये लिखा कि भारत के विभाजन हेतु वीपी मेनन को नियुक्त किया, ठीक है। 3 नंबर में यह लिख लो कि भारत व पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। भारत व पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। भारत व पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। समझ में आ गई बात? भारत व पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। भारत के विभाजन हेतु वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। यहां तक हो गया। अगली बात लिखें, सीमा रेखा के निर्धारण हेतु, 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 निर्धारण, सीमा रेखा के निर्धारण हेतु सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। एक सीमा आयोग का गठन किया गया जिसमें दो सदस्य,
मुस्लिम लीग से व 2 सदस्य कहां से? 2 सदस्य मुस्लिम लीग से व 2 सदस्य कहां से? कांग्रेस से होंगे। 2 सदस्य मुस्लिम लीग से व 2 सदस्य कहां से होंगे? कांग्रेस से होंगे। समझ गए बात को? 2 सदस्य मुस्लिम लीग से, 2 सदस्य कांग्रेस से होंगे। अगली बात लिखें, देशी रियासतें। अगली रिपोर्ट है, अगली सिफारिश सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट करना। देशी रियासतें, अगली नेक्स्ट कौन सी है? अगली नंबर ऑफ 5 नंबर है क्या? हाँ, देशी रियासतें चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे तो भारत में मिल सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे वो भारत में मिल सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे भारत में मिल सकती है, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। यहां तक होगी बात? या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। ठीक है, या फिर वो लिखूं, रियासती बाग वाली 5 जुलाई 1947 रियासती बाग की स्थापना की गई थी। वो एकीकरण में होता है, वो सारा हो जाएगा वहां पे, है ना? तो यहां तक इतना लिखो। अब लिखो अगली, तो भारत के विभाजन की घोषणा किसने कर दी है? माउंटबेटन योजना ने कर दी। अब लिखो, अपन भारत को आजाद करवा देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कौन सा है? समझना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। ये अलग है, ये अलग। माउंटबेटन योजना खत्म है, इसके बाद में अलग कहानी है ये, है ना? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंदर क्या लिखा गया है, मेरी बात को समझना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पेश किया गया था वो किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, अब ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है क्या, पहले इसको बात को समझना। यानी कि माउंटबेटन योजना ने घोषणा कर दी कि भारत क्या होगा? विभाजन भी होगा, और भारत क्या होगा? स्वतंत्र होगा। पाकिस्तान भी क्या होगा? स्वतंत्र होगा। ये किसने कह दिया? माउंटबेटन योजना ने कह दिया। अब क्या होता है कि पूरी रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश संसद में पेश की जाती है, और ब्रिटिश संसद में भारत की स्वतंत्रता के लिए जो अधिनियम पेश किया जाता है, उस अधिनियम का नाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया है? 4 जुलाई 1947 को। कब पेश किया गया है? यानी कि ये जो ब्रिटिश संसद में जो पेश किया गया है वो किया गया है 4 जुलाई 1947 को। और ध्यान रखना, पारित जो होता है ये, यानी कि ब्रिटिश संसद से ये जो पारित किया गया है, ये पारित किया गया है 18 जुलाई 1947 को। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना, पिछले सेकंड ग्रेड के अंदर यह प्रश्न आ रखा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया और ब्रिटिश संसद से कब पारित किया गया। समझ गए? तो दोनों तारीखें याद रखनी है। 4 जुलाई को पेश किया गया है और 18 जुलाई को क्या कर दिया गया? इसको पारित कर दिया गया। क्या कहा इसने? ब्रिटिश संसद यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने कहा क्या है, इस बात को समझना। इसने क्या कहा? नंबर 1 बात, यानी कि भारत व पाकिस्तान 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र होंगे।
वो सेम बात, भारत व पाकिस्तान दो अलग अलग क्या रहेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे। पाकिस्तान को आजाद किया जाएगा कब, 14 अगस्त 1947 को, यानी कि पाकिस्तान को कब आजाद किया जाएगा, 14 अगस्त 1947 को। और इसी अधिनियम ने ध्यान रखना क्या कहा कि भारत को क्या कर दिया जाएगा, भारत को 15 अगस्त 1947 क्या कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। और भारत 200 वर्षों की गुलामी से क्या हो जाता है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। इसने क्या कहा, और बात, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने क्या कहा था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। कौन होंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू होंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी होंगे। कौन होंगे, सी राजगोपालाचारी। और इसने एक बात और भी कही, क्या कहा कि स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन होंगे, लियाकत अली खान होंगे। कौन होंगे, लियाकत अली खान। और स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम पाकिस्तानी गवर्नर जनरल कौन होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना होंगे। कौन होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ध्यान रखना 15 अगस्त के दिन भारत क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। तो लिख लो इस बात को। उसके बाद में अपन बात करेंगे संविधान निर्माण। मैं सिफारिशें लिखवा दो, ये बस इतना लिखना है आपको, उसके बाद मैं सिफारिशें लिखवा देता हूं, है ना। ये लिख लिया क्या, ये लिख लो, ये लिख के और ये लिख लो, उसके बाद मैं लिखवा देता हूं कि सिफारिशें क्या क्या है। जुलाई, जुलाई दोनों जुलाई है ना। 4 के बाद में क्या आता है, 18 आता है। 4 के बाद 5 आता है, 18 नहीं आता है, लेकिन जुलाई जो आता है उसी के अंदर आता है। 4, 5 के बाद में 18, क्रम याद रखना है। लिखो सिफारिशें। नंबर 1, नंबर 1 में लिखो, भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। भारत व पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। भारत व पाकिस्तान दो क्या रहेंगे, स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को लिखें, पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र किया जाएगा। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र किया जाएगा। तथा भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन तथा भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तथा भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र किया जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके अगली सिफारिश से लिखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने। वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने,
सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? लियाकत अली खान। स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। वह गवर्नर जनरल कौन बने हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। गवर्नर जनरल कौन बने हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। बात आ गई समझ में? तो आप लोग क्या कर चुके हो? स्वतंत्र हो चुके हो, है ना। अब अपन को एक हेडिंग डालो छोटी सी, उस हेडिंग का लिखना है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सबसे बढ़िया टॉपिक है ये। अभी अपन क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहले दिन क्या टॉपिक लिखवाया ना, मैं ध्यान रखना, आप लोगों को क्या करवाने जा रहा हूं अभी? संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इससे पहले मैंने क्या करवाया था? अंग्रेजों के सहयोग। उससे पहले क्या करवाया? संविधान निर्माण में भारतीयों का सहयोग करवाया। समझ रहे बात को? अब अपन संविधान निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि संविधान सभा गठन पहले हो चुका है, समझ गए ना बात को? संविधान सभा गठन हो चुका था कैबिनेट मिशन के अनुसार, जिसमें सदस्य भी अपने सामने आ गए थे। अब हमने संविधान निर्माण, क्योंकि वो संविधान सभा अब क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी, ठीक है। और संविधान का निर्माण जो करेगी, किस प्रकार से करेगी, कब से कब तक करेगी, वो सारी प्रक्रिया के बारे में अब चर्चा करने वाला हूं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया की अगर बात करें तो संविधान सभा गठन हो चुकी है, और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, वो प्रथम बैठक होती है, ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 कहां पे होती है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में होती है। कहां पे होती है भाई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में होती है। और जब ये 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, इस बैठक के अंदर ध्यान रखना, सबसे वरिष्ठ सदस्य, जिसका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। किसका? संविधान सभा का। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्योंकि क्या थे? ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, और सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया अपने कहां से ले रखी है? फ्रांस से ले रखी है। कहां से ले रखी है? फ्रांस से ले रखी है। उसी प्रकार से ध्यान रखना, एक व्यक्ति था जिसका नाम था H.C. मुखर्जी, सॉरी फ्रैंक एंथोनी। क्या नाम था? फ्रैंक एंथोनी। इस फ्रैंक एंथोनी को क्या बना दिया? अस्थायी उपाध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? अस्थायी उपाध्यक्ष बना दिया। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अस्थायी उपाध्यक्ष किसको बनाया है? ध्यान रखना, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है, उस प्रथम बैठक के अंदर कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 207 सदस्य उपस्थित होते हैं। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 389 में से 207 सदस्य उपस्थित होते। और 207 में से ध्यान रखना 10 क्या थी? महिलाएं थी। 10 क्या थी? महिलाएं।
मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि भारत के जो संविधान था, भारत का संविधान, उस भारत का संविधान कब बनना प्रारंभ हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। समझ गए ना बात को? इस दिन से भारत का संविधान क्या हो जाता है? बनना प्रारंभ हो जाता है। समझ गए? और जब यह बनना प्रारंभ हो गया तो ध्यान रखना, अपन हमेशा पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में 2 वर्ष 11 मई 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 मई 18 दिन। क्योंकि यहां से क्या हो जाता है? भारत का संविधान बनना प्रारंभ हो जाता है। समझ गए? इसी प्रकार से 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर के बाद में ध्यान रखना, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो होती है 10 दिसंबर के दिन। कब होती है? 10 दिसंबर 1946 में। क्या कहानी है इसके अंदर? इसमें यह था, जो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है, कौन है स्थायी अध्यक्ष? है? एक मिनट। यानी कि स्थायी अध्यक्ष, इस ये स्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव क्या किए गए थे? प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे। क्या किए गए थे? प्रस्ताव स्वीकार। समझ गए बात को? यानी कि 10 दिसंबर 1946 के दिन स्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव स्वीकार किए गए। ठीक है, लेकिन अभी तक स्थायी अध्यक्ष बना नहीं है। समझ गए ना बात को? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, स्थायी अध्यक्ष जो बनता है वो स्थायी अध्यक्ष बनता है 11 दिसंबर 1946 के दिन। संविधान सभा का आचार्य एक व्यक्ति था जिसका नाम था आचार्य जे.बी. कृपलानी। क्या नाम था? आचार्य जे.बी. कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? स्थायी अध्यक्ष बना दिया। कब बनाया गया है? 11 दिसंबर 1900। लेकिन स्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव कब स्वीकार किए गए हैं? 10 दिसंबर 1946 को। समझ गए? और स्थायी अध्यक्ष बना कब है? 11 दिसंबर 1946 को बना है। और ध्यान रखना, एक व्यक्ति था जिसका नाम था एच.सी. मुखर्जी। क्या नाम है भाई? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का स्थायी क्या बना दिया? स्थायी उपाध्यक्ष बना दिया। क्या बना दिया? स्थायी उपाध्यक्ष। क्योंकि स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। लेकिन स्थायी उपाध्यक्ष कौन बन गया? एच.सी. मुखर्जी बन गया। स्थायी, ठीक है, ये तो स्थायी वाला हो गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी, ध्यान रखना, आंग्ल भारतीय थे। संविधान सभा में एकमात्र आंग्ल भारतीय जिसका नाम क्या था? फ्रैंक एंथोनी था। ठीक है, और यही व्यक्ति क्या, इसको ही क्या बना दिया गया था? अस्थायी उपाध्यक्ष बना गया। तो मैंने सिर्फ आपको संविधान सभा की 3 बैठकें करवाई है। नंबर 1 कौन सी? 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अंदर क्या बना दिया गया? अस्थायी उपाध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में 10 दिसंबर को होता है। 10 दिसंबर में स्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव क्या किए जाते हैं? स्वीकार किए जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, जिसके अंदर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और स्थायी उपाध्यक्ष बनाया जाता है। किसके प्रस्ताव के आधार पर? आचार्य जे.बी. कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर। समझ गए बात को? ये 3 चीजें। अब क्या होता है कि 12 दिसंबर की बात आती है, और 12 दिसंबर के दिन ध्यान रखना, संविधान का एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाना था। कब? 12 दिसंबर के दिन। 12 दिसंबर 1946 के दिन संविधान का एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाना था, लेकिन सभी सदस्यों ने क्या कर दिया? मना कर दिया। इस वजह से 12 दिसंबर के दिन क्या नहीं होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश नहीं होता है। फिर आपका आता है अगली तारीख 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 के दिन क्या हो जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अंदर संविधान का क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले 2-3 बातें लिख लो। नौ दिसंबर 1946, ये बात लिखो आप लोग। क्या लिखना है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक, लिखो, लिख लिया? इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक
इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में आयोजित की गई। इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में आयोजित की गई। कहाँ पे की गई? दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में आयोजित की गई, जिसमें कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। जिसमें कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। कितने सदस्य? 207 सदस्य उपस्थित हुए थे, जिसमें से 10 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 10 महिलाएं। पीछे जो करवाए वो याद है ना? साथ साथ में याद करते रहना है, बार बार कह रहा हूं मैं। 10 महिलाएं थी। एक बात और लिखो इसमें, इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, इसे लिखना दोबारा सुनो। इस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। वह फ्रैंक एंथोनी को क्या बनाया? अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया। फ्रैंक एंथोनी को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया। ठीक, बात समझ में आई नहीं? क्या आ गई? दो ही तो चीजें, सीधी सी बात है, और कुछ है नहीं। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष। ठीक है, पहली बैठक कंप्लीट। कोई चीज बाकी नहीं है? आगे चलें। 10 तारीख डालते जाना। 10 दिसंबर 1946। 10 दिसंबर 1946। इसमें लिखो डैश करके। इस दिन स्थायी अध्यक्ष हेतु इस दिन क्या हुआ? इस दिन स्थायी अध्यक्ष हेतु प्रस्ताव स्वीकार किए गए। इस दिन स्थायी अध्यक्ष हेतु प्रस्ताव क्या किए गए? स्वीकार किए गए। स्थायी अध्यक्ष हेतु प्रस्ताव स्वीकार किए गए। आगे चले। 11 दिसंबर 1946। क्या करना है? 11 दिसंबर 1946 लिखो, मैं लिखवा रहा हूं वैसे। इस दिन आचार्य जे.बी. कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर इस दिन आचार्य जे.बी. कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर इस दिन आचार्य जे.बी. कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वह स्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया। वह स्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया। बात आ गई समझ में?
12 दिसंबर लिखो, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर 1946। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाना था लेकिन नहीं हो पाया। इतनी बात लिखनी है। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाना था लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, इतनी बात। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाना था लेकिन नहीं हो पाया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? क्या होता है उद्देश्य प्रस्ताव? भाई उद्देश्य प्रस्ताव होता क्या है? नंबर एक चीज, ठीक है, समझना। किसको आता है तो बता दो, कोई नहीं, कोई नहीं, गलत बताओ, मैं तो कह रहा हूं गलत बताना चाहिए। एक होती है प्रस्तावना, होती है ना? प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग प्रस्तावना है, मतलब हम भारत के लोग कह दिया तो प्रस्तावना है वो। मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, छोड़ो। हाँ, मोटा मोटा सारा, दैट इज इंडेक्स है। समझ गया ना बात को? यानी कि भारत का संविधान का क्या उद्देश्य है, भारत के संविधान की क्या इंटेंसिटी है, ये जो सारी चीजें जो मिलेगी वो किसमें मिलेगी? प्रस्तावना में। भारत का संविधान किस दिशा में जा रहा है ये किसमें लिखा गया है? उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना में लिखा गया है। यानी कि एक प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि आप एक किताब है, उस किताब के 10 आपके पार्ट है, लेसन है, उसके सबसे पहले एक इंडेक्स दे रखा होता है, किस पार्ट में क्या दिया गया है, क्या नाम है उसका। समझ रहे हो बात को? एक प्रकार समझाने की दृष्टि से तो वो एक प्रकार से क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, एक प्रकार संविधान का इंडेक्स जो जिसे हम बोलते हैं वो क्या है? प्रस्तावना। यानी कि संविधान का उद्देश्य जो है वो किसमें है? प्रस्तावना में है। मैं अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रस्तावना क्या भारतीय संविधान का भाग है? गजब का प्रश्न है, बोलो। प्रस्तावना क्या भारतीय संविधान का भाग है? नहीं है, नहीं है, ये ना, ये दिमाग में मस्तिष्क में आता है। मैं प्रस्तावना करवाऊंगा, ठीक है ना, अब मैं करवाऊंगा, पहले तो नहीं करवा रहा था लेकिन अब करवाऊंगा प्रस्तावना आपको, उद्देश्य प्रस्ताव में करवाऊंगा, ठीक है ना, जब हम करेंगे। अब समझना मेरी बात को, प्रस्तावना क्या उद्देश्य, मतलब प्रस्तावना क्या संविधान का महत्वपूर्ण भाग है या नहीं है? दूसरा प्रश्न, एक और प्रश्न पूछ लेता हूं साथ में। प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अब किया जा सकता है? ये को 2-3 प्रश्न है, समझना मेरे। पहले नहीं होता था, कब नहीं होता था? संविधान लागू होने से पहले। हाँ, समझना मेरी बात को, दोबारा समझ लो। प्रस्तावना भारतीय संविधान का उद्देश्य है एक प्रकार का, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव मैं अभी पेश करवाने जा रहा हूं, ये पंडित नेहरू ने पेश करेगा। अब पंडित नेहरू जैसे पेश करेगा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आगे चलकर भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसका क्या बन जाता है? आधार बना है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत के संविधान का क्या बन गया? आधार बना था उद्देश्य प्रस्ताव। इस वजह से भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को किस नाम से पुकारते हैं? उद्देशिका के नाम से भी पुकारते हैं। पुकारते हैं ना, प्रस्तावना बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो उसको? उद्देशिका भी बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार है। नंबर एक चीज। नंबर दूसरी चीज क्या है? ये जो प्रस्तावना जो है, एक वाद आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसका नाम था बेरूबारी बनाम भारत संघ, आया था 1960। कब आया था? 1960 के अंदर बेरूबारी बनाम भारत संघ 1960। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का कोई भाग नहीं है। क्या कहा? कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। यह समस्या उत्पन्न हो गई। अब इसने कह दिया कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है भाग है ही नहीं। कहानी क्या हुई इसके बाद में? कहानी क्या होती है कि उसके बाद में एक
सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट आता है और उस जजमेंट का नाम था केशवानंद भारती बनाम केएल राजे 1973 के अंदर। अब केशवानंद भारती बनाम ने क्या कहा? उसने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और उसमें संशोधन ठीक उसी प्रकार से किए जा सकते हैं जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों में किया जा सकता है। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब यह समझे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग भी है और प्रस्तावना में क्या किए जा सकते हैं? संशोधन भी किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती बनाम। केशवानंद के अनुसार प्रस्तावना भाग भी है और संशोधन में किया जा सकता है। हालांकि आज तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है जिसके अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और कौन सा? अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। आगे बात समझ में? बाकी करेंगे कल। लिख लो, एक बात और लिख लो उसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में कल मैं सीधा आती क्या लिखा था? क्या जाना? ठीक है, 13 दिसंबर 1946। हाँ लिखो, 13 दिसंबर 1946। अगला बात लिखिए, 13 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण तारीख है ये। 13 दिसंबर 1946 को लिख ली। इसमें लिखो, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा के समक्ष क्या पेश किया है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें निम्न बातें शामिल थी। जिसमें निम्नलिखित या निम्न प्रकार की बातें शामिल थी। जिसमें निम्न प्रकार की बातें शामिल थी। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लिखा गया था ये भी लिखवाने जा रहा हूं, है ना। सबसे पहले नंबर 1 बात लिखो, उद्देश्य प्रस्ताव जैसे पंडित नेहरू ने पेश किया उसमें क्या लिखा? उसने कहा कि भारत स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र होगा। पहली बात ही क्या है उद्देश्य प्रस्ताव की? कि भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। देशी रियासतों, प्रांतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाकर भारत के अंदर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? संघ का। किन किन को मिलाकर? देशी रियासतों और प्रांतों और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। नंबर 2 बात। नंबर तीसरी बात क्या लिखी उसने लिखा कि अल्पसंख्यक वर्ग, ठीक है, अनुसूचित जाति व जनजाति व कमजोर वर्गों के विशेष रूप से उनके बलों का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग जितने भी है उनके हितों का विशेष रूप से क्या रखा जाएगा? ध्यान रखा जाएगा। और क्या कहा उसने? कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा। क्या कहा उसने? कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय उपलब्ध होगा, जो आगे चलकर आता है। प्रस्तावना में ये तीनों शब्द है, ध्यान रखना। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्रम है तीनों का, ये 3 प्रकार के न्याय। और आगे चलकर भारत की प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार के न्याय थे। और क्या कहा? और ये कहा कि भारत के लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना, क्या क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता होगी। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, क्रम है, ये ध्यान रखना। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्तावना में तो क्रम करने की, कार्य करने की स्वतंत्रता भी थी, लेकिन आगे चलकर प्रस्तावना वो नहीं है। समझ गए? यहाँ पे सिर्फ प्रस्तावना में आगे चलकर सिर्फ 5 है, लेकिन उद्देश्य प्रस्तावना में कार्य करने की स्वतंत्रता भी थी। तो ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव ने ये सारी चीजें बता दी थी। और भारत की जो शासन व्यवस्था है वो किसमें निहित होगी? जनता में निहित होगी। किसमें निहित होगी? जनता में। ये सारी बातें किसने की थी? ये की थी उद्देश्य प्रस्ताव। वो किसका था उद्देश्य प्रस्ताव?
पंडित। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था यह 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। यह आगे चलकर 22 जनवरी 1947 के दिन क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। कब होता है? 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है। कितने दिनों से हुआ था बताओ? यह प्रश्न आया था एक बार कि उद्देश्य प्रस्ताव कितने दिनों से पारित हुआ था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो हुआ था, ध्यान रखना, 13 दिसंबर। 13 दिसंबर कब? 3 वर्ष 41 दिनों से पारित हुआ था। ये कितने दिनों से? 41 डेज, 41 दिनों से पारित हुआ था। समझ गए बात को? बहुत जल्द पारित हो गया था। इस वजह से एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर और एक का नाम था MR जयकर। इन दोनों ने उद्देश्य प्रस्ताव के जल्द पारित होने का विरोध भी किया था। खैर छोड़ो, लेकिन उसके बाद में एक चीज मैं बताना भूल गया था, उसको अभी बता देता हूं मैं। नोट डाल के लिख लेना चाहिए, मैं कल लिखवा दूंगा, याद दिलाना मैं, ठीक है? अपने प्रथम जो बैठक लिखी थी 9 दिसंबर 1946 को, उस प्रथम बैठक के अंदर देशी रियासतें और मुस्लिम लीग दोनों शामिल नहीं हुई थी। समझ गए बात को? 389 में से कौन कौन शामिल नहीं हुई थी? देशी रियासतें और कौन है? मुस्लिम लीग। अब देशी रियासतें और मुस्लिम लीग जब शामिल नहीं हुई, इस वजह से एक व्यक्ति था जिसका नाम था विंसेंट चर्चिल। क्या नाम था? विंसेंट चर्चिल। उसने क्या कहा? उसने कहा कि भारत की जो संविधान सभा है उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन क्या है? गायब है। दुल्हन कौन थी? मुस्लिम लीग। कौन है? मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग तो महत्वपूर्ण भाग है भारत की संविधान सभा का, और प्रथम बैठक के अंदर मुस्लिम लीग शामिल ही नहीं है। समझ गए ना बात को? इस वजह से विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन क्या है? गायब है। ठीक है, ये बात नोट डाल के लिखवाऊंगा कल, तो मुझे याद दिलाना है। ठीक है, बाकी करेंगे।